एक बार की बात है, काशीपुर में सुरेश और रमेश नाम के दो पक्के दोस्त रहते थे। दोनों ही अनाथ और बहुत गरीब थे और बचपन से ही एक दूसरे के साथ रहते थे और सब काम साथ साथ ही करते थे, चाहे खेल हो, जंगल से लकड़ियां लाना हो या गधे चराना हो। जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाओ, लगता है शेर आ रहा है। सुरेश बहुत समझदार और संतोषी था, पर रमेश थोड़ा लालची था, जिसके कारण कई बार वो मुसीबत में फंस जाता था। पर सुरेश हमेशा रमेश को अपनी सूझबूझ से बचा लेता था। इसी तरह एक दिन दोनों जंगल में लकड़ी काटने गए थे। तभी अचानक उन्होंने घोड़ों की आवाज सुनी और जब उन्होंने उधर देखा तो देखा कि दो डाकू अपने घोड़े पर आ रहे हैं। ये देख दोनों डर गए। रमेश जल्दी से छुप जाओ, डाकू आ रहे हैं। डाकुओं को देखकर दोनों एक पेड़ के पीछे छुप गए और उन्हें देखने लगे। उन्होंने देखा कि दोनों डाकू एक झाड़ी के सामने आकर रुक गए और वहां रखे एक पत्थर को हटाया। पत्थर के हटते ही झाड़ियां हट गईं, जिसके पीछे एक गुफा थी। डाकुओं ने गुफा के बगल से एक पत्थर घुमाए और ऐसा करते ही गुफा खुल गई। सुरेश और रमेश ये देख हैरान हो गए। कुछ देर बाद दोनों डाकू गुफा से बाहर आए और गुफा को पहले की तरह झाड़ियों से छुपाकर चले गए। उनके जाने के बाद सुरेश और रमेश बाहर आए। जरूर इस गुफा में डाकुओं का लूटा हुआ खजाना होगा, चलो जाकर देखते हैं। नहीं नहीं, अगर डाकुओं को पता चल गया तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। कुछ नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखो, चलो मेरे साथ। सुरेश के मना करने पर भी रमेश उसको अपने साथ गुफा में ले गया और जैसे ही दोनों गुफा में घुसे, उन्होंने देखा कि गुफा के अंदर ढेर सारे हीरे जवाहरात, सोने के सिक्के और गहने रखे थे। दोनों ये देखकर हैरान हो गए। देखा, मैंने कहा था ना, अगर ये खजाना हमें मिल जाए तो हमारी गरीबी तुरंत दूर हो जाएगी। पर अगर डाकुओं को पता चल गया तो? कैसे पता चलेगा? यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। जब तक डाकू वापस आएंगे हम यहाँ से खजाना लेकर जा चुके होंगे। नहीं, अगर हम सारा खजाना एक ही साथ ले जाएंगे तो वो कहीं से भी हमें खोज ही निकालेंगे। आखिर वो डाकू हैं, पर मेरे पास एक योजना है जिससे हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। हम रोज एक एक सोने का सिक्का यहाँ से ले जाएंगे। इससे उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि हमने यहाँ से कुछ चुराया है। पर उससे तो हमें अमीर बनने में काफी दिन लग जाएंगे। हाँ, पर कम से कम पकड़े तो नहीं जाएंगे। लालच बुरी बला होती है रमेश, ज्यादा लालच मत करो। सुरेश ने किसी तरह रमेश को समझाया और उस दिन के बाद वो रोज छुपकर गुफा के बाहर इंतजार करते और जैसे ही डाकू अपनी गुफा से बाहर जाते, दोनों अंदर जाकर एक एक सोने का सिक्का ले आते। कुछ दिनों तक यूं ही चलता रहा, लेकिन रमेश के मन में लालच आ गया। वो किसी भी तरह गुफा का सारा खजाना लेना चाहता था। इसलिए एक दिन उसने एक योजना बनाई और अगले दिन अपने गधे को लेकर गुफा से सिक्का लेने आया। रमेश, अपने गधे को साथ क्यों लाए हो? कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो? वो मेरे पैर में दर्द है, अगर चल नहीं पाऊंगा तो इस पर बैठ जाऊंगा, इसलिए ले आया। क्या? फिर तो ऐसी हालत में गुफा में जाना खतरे से खाली नहीं होगा। तुम्हारा पैर ठीक होने के बाद आएंगे। चलो वापस चलते हैं। नहीं, मेरा गधा किस दिन काम आएगा? ठीक है, चलो इंतजार करते हैं। दोनों दोस्त गुफा के बाहर छुपकर इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद डाकू अपने घोड़ों पे बड़ी बड़ी बोरियों में लूट का सामान लेकर आए और गुफा के अंदर चले गए। लगता है आज इन्होंने कोई बड़ी लूट की है, ढेर सारा खजाना मिलेगा। उससे हमें क्या? हमें तो सिर्फ एक सिक्के से मतलब है। हाँ बिल्कुल। थोड़ी देर में डाकू लूट का सामान अंदर रखकर बाहर आए और वहां से चले गए। उनके जाते ही दोनों दोस्त गुफा के अंदर गए और सुरेश ने जल्दी से एक सिक्का उठा लिया। पर रमेश की योजना कुछ अलग थी। वो अपने गधे पर रखे बोरियां खोलने लगा। रमेश, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से अपना अपना सिक्का लेकर यहाँ से निकलते हैं। नहीं, ऐसे एक एक सिक्के लेने से कुछ नहीं होगा। आज मैं जितना हो सके उतना खजाना लेकर जाऊंगा, इसीलिए तो ये गधा लेकर आया हूँ। तुम भी जितना खजाना उठा सके उठा लो। लालच बुरी बला है, ऐसा मत करो वरना पकड़े जाओगे। जब कोई हमें देखेगा ही नहीं तो पकड़े कैसे जाएंगे?
सुरेश के बहुत समझाने पर भी रमेश नहीं माना और अपनी बोरियों में ढेर सारा खजाना भर के गधे पर लाद दिया और दोनों वहां से बाहर निकले। रमेश बहुत खुश था, लेकिन तभी ज्यादा वजन होने की वजह से उसका गधा थककर रास्ते में ही बैठ गया। बहुत कोशिश करने के बाद भी गधा नहीं उठा। ये देख दोनों घबरा गए। अब हम क्या करें? ये गधा तो उठ ही नहीं रहा। कहीं डाकू आ गए तो? मैं कहता हूँ ये खजाना यहीं छोड़कर भाग जाते हैं, कम से कम जान तो बच जाएगी। मैं खजाना नहीं छोड़ूंगा। तू बहुत जिद्दी है। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं जल्दी से अपना गधा लेकर आता हूँ। सुरेश रमेश को वहीं छोड़कर अपना गधा लाने चला गया। तभी पीछे से डाकू अपनी गुफा में आ गए और खजाने की चोरी देख गुस्से से आग बबूला हो गए। तभी उनकी नजर गधे के पैरों के निशान में पड़े। जरूर चोर उधर ही गया होगा, उसका पीछा करते हैं। डाकू पैरों के निशान का पीछा करते हुए रमेश तक पहुंच गए और उसके पास खजाना देखकर उसे बंदी बना दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारा खजाना चुराओ? मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। गलती की कोई माफी नहीं है। अब तुम जिंदगी भर हमारे कैद में रहोगे। ले चलो इसे। डाकू रमेश को अपने साथ ले गए और गुफा के अंदर बांध दिया। उसे वहां छोड़कर वो गुफा बंद करके वहां से चले गए। रमेश मदद के लिए चिल्लाता रहा, पर उसकी आवाज सुनने के लिए वहां कोई नहीं था। उसे सुरेश की बात ना मानने का पछतावा हो रहा था। सुरेश की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, और अपने लालच के कारण आज इतनी मुसीबत में फंस गया। इधर जब सुरेश वापस आया तो रमेश को वहां न पाकर समझ गया कि जरूर वो डाकुओं के हाथ लग गया। लगता है मेरे दोस्त को डाकू ले गए, पर मेरे रहते उसे कुछ नहीं हो सकता। सुरेश ने अपने दोस्त को बचाने की ठान ली और अगले दिन गुफा के बाहर डाकुओं के जाने का इंतजार करने लगा। और जैसे ही वो गुफा से बाहर गए, वो तुरंत गुफा के अंदर गया और रमेश को खोलकर आजाद कर दिया। दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भागे। मुझे माफ कर दो दोस्त, अब मैं समझ गया हूँ कि लालच बुरी बला होती है। अगर मैं पहले ही तुम्हारी बात मान लेता तो आज ऐसी मुसीबत नहीं आती। कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि अब तुम ये बात समझ चुके हो। और अब मुझे कोई सिक्के नहीं चाहिए। जान से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं होता। सही कहा। रामगढ़ एक बहुत ही छोटा गांव था, जिसमें बस एक ही दुकान थी और उस दुकान का दुकानदार सुखिया बहुत ही घमंडी था। उसे इस बात का घमंड था कि गांव वालों के पास कुछ भी खरीदने के लिए उसकी दुकान में आने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए वह सबसे बुरा व्यवहार करता था। सुखिया जी, हम कब से यहाँ खड़े हैं, अब तो सामान दे दो। अरे देख नहीं रहे कितनी गर्मी है, ठीक से पंखा भी नहीं करने देते। जल्दी जल्दी बताओ क्या चाहिए। मुझे 1 किलो चावल देना। अरे सुनते हो, आकर खाना खा लो। हाँ हाँ, अभी आया। सुखिया, ये तो बहुत गलत बात है। हम इतनी देर से यहाँ धूप में खड़े हैं और तुम हमें बिना सामान दिए दुकान बंद कर रहे हो। अरे तो मेरे लिए खड़े थे क्या? अपने लिए खड़े थे? सामान तुम्हें चाहिए या मुझे? अगर इतनी ही दिक्कत है तो जाओ और कहीं और से खरीद लो। अपने घमंड में चूर सुखिया दुकान बंद करके चला गया और गांव वाले चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते सिवाय आपस में बात करने के। सुखिया की रोज रोज की यही कहानी थी। फिर एक दिन एक बूढ़े बाबा उसकी दुकान में आया और देखा सुखिया अपनी दुकान में सो रहा है। सुनो बेटा, बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा। दिखाई नहीं देता मैं सो रहा हूँ। आ जाते हैं परेशान करने, जाओ बाद में आना। पर बेटा, भूख तो मुझे अभी लगी है, फिर बाद में आकर क्या करूँगा। ठीक है, बोलो क्या चाहिए। वो फल दे दो बेटा। धन्यवाद बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम पर उनकी कृपा बनी रहे। रुको, मुझे कृपा नहीं, पैसे चाहिए पैसे। इसके 20 रुपए हुए, चलो पैसे निकालो जल्दी। मैं तो एक गरीब बूढ़ा हूँ बेटे, मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या पैसे नहीं है? तो फिर यहाँ मुफ्त में मेरा समय बर्बाद करने आए हो? चलो जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। पैसे ना मिलने पर सुखिया गुस्सा हो गया और बिना सोचे समझे बाबा से अपने फल छीन लिए और उसे वहाँ से जाने को कहा। तभी पीछे से मनोज आ रहा था और उसने सुखिया को ऐसा करते हुए देखा और तुरंत वहाँ गया। रुको सुखिया, तुम क्या कर रहे हो?
एक भूखे बूढ़े बाबा का अपमान ये अच्छी बात नहीं है। बूढ़ा हो या जवान, मुझे मेरे पैसे चाहिए। मैंने यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी जो मुफ्त में अपना सामान बांटता चलूं। तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं देता हूँ पैसे। चुपचाप बाबा के फल इन्हें वापस करो। मनोज गरीब जरूर था, पर वो एक दयालु और अच्छा इंसान था। उसने सारे पैसे देकर सुखिया से फल खरीद लिए और वो फल बाबा को दे दिए। तुम बहुत भले इंसान हो बेटा, पर तुमने तो तुम्हारे सारे पैसे इसे दे दिए। अब तुम क्या करोगे? मेरा ध्यान ऊपर वाला रखेगा बाबा। आप भूखे हो, इस पैसे की ज्यादा जरूरत आपको है। आप ये फल खाइए। भगवान तुम्हारा भला करे। तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल बहुत जल्दी मिलेगा। धन्यवाद बाबा। तुम्हारा कल्याण हो। बूढ़े बाबा वहाँ से मुस्कुराते हुए चले गए, पर किसी को ये पता नहीं बूढ़े बाबा कोई मामूली बाबा नहीं थे, बल्कि एक सिद्ध साधु बाबा थे जिसने मनोज के बर्ताव से खुश होकर उसे आशीर्वाद दिया। और जब मनोज वहाँ से कुछ ही दूर गया तो उसे एक पेड़ के नीचे एक पोटली मिली जिसके अंदर कुछ चमक रहा था। ये क्या है? इतने सारे सोने के सिक्के, पता नहीं ये किसका है। अरे कोई है? ये पोटली किसका है? कोई है? मनोज ने इधर उधर बहुत खोजा, पर उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। मनोज समझ गया कि जैसा कि बाबा ने उसे कहा था, शायद यही उसके अच्छे कर्मों का फल है। लगता है ये बाबा का चमत्कार है। उन्होंने जाते जाते मुझसे कहा था कि मुझे मेरे अच्छे कर्मों का फल जल्दी ही मिलेगा। मनोज सोने के सिक्के से भरी पोटली लेकर वहाँ से चला गया और उसे बेचकर जो भी पैसे उसे मिले उसे उसने गांव में एक नई दुकान खोली, जिससे लोगों को सुखिया जैसे घमंडी दुकानदार से छुटकारा मिल पाए। ये दुकान खोलकर तुमने बहुत अच्छा किया मनोज। कम से कम अब हमें सुखिया के घमंड का सामना नहीं करना पड़ेगा। पर इतने सारे पैसे तुम्हारे पास आए कैसे? सब ऊपर वाले की कृपा है। मनोज की दुकान खुलते ही लोगों ने सुखिया की दुकान में जाना बंद कर दिया, जिससे सुखिया, जो गांव का सबसे अमीर आदमी था, वो गरीब होने लगा। और जब उसे ये पता चला कि ये सब मनोज की दुकान के कारण हो रहा है, तब उसने मनोज की दुकान बंद करने की एक तरकीब सोची। इस मनोज के कारण मेरा ये हाल हुआ है, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हो गई चोरी सुखिया। चोरी? तुम्हें कैसे पता? अब तुम्हारी दुकान तो चल नहीं रही, तो मनोज की दुकान बंद करवाने का सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि उसकी दुकान का सारा सामान ही चोरी कर लो। क्यों, यही है ना तुम्हारी योजना? मुझे सब पता है, पर याद रखना, सबको अपने कर्मों का फल मिलता है, चाहे कर्म अच्छे हो या बुरे। साधु बाबा की बात सुनकर सुखिया आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उसने जो बात सोची थी वो सारी बातें साधु बाबा को पहले से ही पता थी। कौन हो तुम? मैं हूँ महर्षि मलकम। उस बूढ़े बाबा की असलियत जानकर सुखिया के होश उड़ गए, क्योंकि ये कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि परम सिद्ध और चमत्कारी महर्षि मलकम थे, जिनके पास बहुत सारी शक्तियाँ थीं। मुझे माफ कर दीजिए महर्षि, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, जो आपको पहचान नहीं पाया और आपका अपमान किया। मैं हूँ या कोई और, तुम्हें किसी का अपमान करने का हक नहीं है सुखिया। अपने घमंड में तुम इतने चूर हो गए कि लोगों का अपमान करना तुम्हारी आदत बन गई। वहीं मनोज गरीब होते हुए भी अपनी हैसियत से बढ़कर भी लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटता। इसलिए तो वो अपने अच्छे कर्मों से फल से आज अमीर हो गया और तुम अपने बुरे कर्मों से गरीब हो गए। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपना सबक मिल चुका है। अब मैं कभी किसी से बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। ठीक है, इस बात को याद रखना और मनोज की दुकान का सारा सामान वापस रख दो। जो आज्ञा बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महर्षि मलकम वहाँ से गायब हो गए
और सुखिया को उसका सबक मिल चुका था। उसने तुरंत चुराया हुआ सामान मनोज के दुकान में रख दिया और वहां से चला गया। उसके बाद सुखिया का घमंड हमेशा के लिए खत्म हो गया। धीरे धीरे उसके अच्छे व्यवहार के कारण लोग फिर से उसकी दुकान में आने लगे और अब रामगढ़ में दो दुकान थे। सूरजपुर नाम का एक शहर था। वहां मनीष नाम का एक अमीर और भला आदमी रहता था। जब तक वो लोगों की मदद अपने धन से करता रहा तब तक उसकी बहुत इज्जत थी, पर उसने समाज सेवा और अच्छे काम करने की वजह से अपना बहुत सा पैसा खर्च कर दिया। जब पैसा कम हुआ तो उसकी इज्जत भी कम हो गई। मनीष दिन रात यही सोचकर परेशान रहता था कि गरीब आदमी की तो कोई इज्जत ही नहीं होती। इस बात से उसकी पत्नी देविका भी बहुत दुखी थी। इसी बीच उसका दुश्मन विजय पूरे शहर में उसकी बदनामी करने लगा। अरे वो मनीष बस लोगों की मदद करने का झूठा नाटक करता है ताकि सबको मूर्ख बनाकर उनका प्यार पा सके। अब तो उसका दिवालिया हो गया है, उसके पास जाने की कोई जरूरत नहीं। स्वामी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? विजय की बातों पर ध्यान मत दीजिए। हमारी असली दौलत हमारा दान पुण्य है। तुम नहीं समझती देविका, लोग सिर्फ दौलत को देखते हैं। विजय ने अफवाहें फैला दी हैं कि मैं दिवालिया हो गया हूँ। अब लोग मुझ पर हंसते हैं। मुझे इस बेइज्जती से मुक्ति चाहिए। उस रात यही सब बातें सोचते हुए मनीष को नींद आ गई और थोड़ी देर बाद उसके सपने में एक भिखारी आया। अरे मनीष, चिंता मत करो, तुम्हारे पूर्वजों ने मेरा बहुत सम्मान किया था, इसलिए मैं तुम्हारे घर आया हूँ। कल सुबह मैं फिर से इसी रूप में आऊंगा, तब तुम मुझे लाठी से मार देना। जैसे ही मैं मरूंगा मैं सोने का बन जाऊंगा। वो सोना तुम्हारी सारी गरीबी दूर कर देगा। ये क्या सपना था? क्या सच में ऐसा हो सकता है? कहीं ये मेरे मन का वहम तो नहीं? मनीष सोच ही रहा था कि सच में वही भिखारी उसके दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। मतलब वो सपना नहीं, सच्चाई थी। इसका मतलब मैं फिर से अमीर हो सकता हूँ। सपने में तो इस भिखारी ने यही कहा था। अब विजय भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मनीष बिना सोचे समझे एक लाठी उठाता है और भिखारी के सिर पर मारता है। भिखारी वहीं गिर जाता है और सच में सोने का बन जाता है। चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। मनीष की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने तुरंत उस सोने की मूर्ति को छिपा दिया, लेकिन दरवाजे से राजेश, जो कि सूरजपुर का एक नाई था, झांक रहा है। उसने सब देख लिया है। राजेश असल में विजय का जासूस था। वाह, ये तो बहुत आसान तरीका है अमीर बनने का। एक लाठी और सोना ही सोना। मुझे ये खबर विजय साहब को देनी होगी। अरे राजेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, ये बात किसी को मत बताना, ठीक है? ये लो तुम्हारा हिस्सा। जी साहब, आपकी बात मेरे पेट में रहेगी। राजेश ने मनीष की बात मानी, लेकिन मन ही मन उसने एक खतरनाक योजना बना ली। वो सीधे विजय के पास गया और सारी बात बता दी। विजय साहब, मैंने मनीष के बारे में एक बड़ी खबर पता लगाई है। वो रातों रात अमीर बन गया है और इसका राज है एक भिखारी। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने खुद देखा है। आप भी ये तरीका अपनाकर मनीष से ज्यादा अमीर बन सकते हैं। ये बहुत अच्छा मौका है। मैं इस नाई का इस्तेमाल करके मनीष को फंसा सकता हूँ। विजय ने राजेश को समझाया कि वो खुद इस काम को करे ताकि मनीष और विजय दोनों बच सकें और सारा इल्जाम राजेश पर आ जाए। राजेश को लालच दिया गया और वो रातों रात करोड़पति बनने के सपने देखने लगा। उसने सोचा, एक भिखारी से सोना मिला तो क्यों ना 10 से 15 भिखारियों को मारकर एक ही दिन में करोड़पति बन जाऊं। कल सुबह मैं एक नहीं बल्कि सोने के भिखारियों का 100 बनाऊंगा और उसके बाद मैं इस शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह होते ही वो भिखारियों के मुखिया के पास पहुंच गया। महाराज, आज की भिक्षा के लिए आप अपने सभी शिष्यों के साथ मेरे घर पधारें। मेरा घर धन्य हो जाएगा। तुम जो भी, पर शायद तुम हमारे नियम नहीं जानते। हम किसी के बुलावे पर नहीं जाते। हम तो घूमते फिरते किसी भी घर चले जाते हैं। तुम अपने घर जाओ। लेकिन महाराज, मैं आपको भोजन के लिए नहीं बल्कि एक बहुत ही जरूरी काम के लिए बुला रहा हूँ। कौन सा काम? मैं चाहता हूँ कि आप सब मिलकर मेरे घर पर किताबें लिखने का महान कार्य करें, और ये आपके बिना नहीं हो पाएगा क्योंकि आसपास चारों गांव में आप सबसे बुद्धिमान हैं। और यही नहीं, किताब लिखने के लिए आप जो चाहो वो मुझसे मांग सकते हो। मुखिया भिखारी को लगा कि राजेश उसे सचमुच बुद्धिमान समझता है और इस बात से प्रभावित होकर वो राजेश के साथ जाने के लिए तैयार हो गया।
ठीक है, हम चलेंगे। अगले दिन भिखारियों का एक समूह राजेश के घर में प्रवेश करता है। उनके पीछे लालच में डूबा हुआ राजेश एक कुटिल मुस्कान लिए आता है। देखो, लालचियों की टोली आ गई, अभी बताता हूँ। जैसे ही सारे भिखारी अंदर आए, राजेश ने दरवाजा बंद किया और लाठियों से उन पर हमला कर दिया। अरे ये कैसा किताबें लिखने का काम है? मुझे लगता है ये कलम नहीं, लाठी है। भिखारियों का शोर सुनकर लोग इकट्ठा हो गए। सिपाही भी मौके पर पहुंच गए। ये क्या हो रहा है? इतने सारे भिखारियों को क्यों मारा? मैं भी मनीष की तरह अमीर बनना चाहता था। सिपाहियों ने तुरंत मनीष को बुलाया। विजय भी वहां मौजूद था। क्या तुमने किसी भिखारी को मारा था? मैंने सिर्फ एक भिखारी को मारा था, क्योंकि मेरे सपने में ऐसा करने को कहा गया था और वो वास्तव में सोने का बन गया। ये एक रहस्यमयी घटना थी। और इसने बिना सोचे समझे सिर्फ लालच में आकर ये किया। ये सब विजय ने करवाया है। उसने मुझे लालच दिया और कहा कि मैं मनीष को फंसाऊं। झूठ, ये झूठ बोल रहा है। तुमने बिना सोचे समझे ये काम किया। तुम एक अत्याचारी हो जिसने लालच में आकर भोले भाले भिखारियों पर अत्याचार किया है। ऐसे इंसान के लिए एक ही सजा है, तुम्हें इस राज्य से हमेशा के लिए निकाला जाता है। और विजय, तुम भी इस साजिश में शामिल हो, तुम्हें भी सजा मिलेगी। ये सुन विजय ने फिर से मनीष को फंसाने की चाल चली और कहा, पर सजा तो सबसे पहले मनीष को मिलनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले भिखारी को उसी ने मारा था। पर जैसे ही विजय ने अपनी चाल चली, वहां वही भिखारी आ गया जिसको विजय ने मारा था। रुको, विजय बेगुनाह है। इसे मुझे मारने के लिए मैंने ही कहा था। सब उस भिखारी को जिंदा देखकर हैरान थे, विजय भी। पर तभी उस भिखारी ने एक जिन्न का रूप ले लिया और कहा, असल में मैं कोई भिखारी नहीं बल्कि एक जिन्न हूँ। विजय ने एक बार मेरी मदद की थी। उस दिन से मैं इस पर नजर रख रहा था और हमेशा इसे दूसरों की मदद करते देखा। मैंने इसी बात से खुश होकर इसकी गरीबी दूर करने की सोची और इसके सपने में आया, क्योंकि ये अमीर बनकर फिर से लोगों की सेवा ही करेगा। ये तुम्हारे जैसे लालची नहीं है। ये बोल जिन गायब हो गया और इस तरह राजेश और विजय को उनके बिना सोचे समझे किए गए काम और साजिश के लिए सजा मिली। किसी भी बात को बिना अच्छी तरह से परखे, जाने और समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए, वरना उसका नतीजा वैसा ही होता है जैसा राजेश और विजय के साथ हुआ। लालच में आकर शॉर्टकट मत अपनाओ।